मैं बहुत अच्छे तरीके से चाय नहीं छानता हूँ, इधर उधर लगा देता हूँ। ये देखो मम्मी ऐसे छानती है जैसे भाई स्वर्ग से आया है चाय का कप। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है एक नए एपिसोड में। आज दही इतना सही जमा है, बस। आज संडे है इसलिए रोडों पे भीड़ कम है। कल मम्मी और मैं मूवी देखने गए थे, फाइटर, ऋतिक रोशन। काफी अच्छी एक्टिंग है। मेरी तरफ से मूवी की रेटिंग 10 में से मैं 8 दूंगा। वो जो पुलवामा अटैक हुआ था उसी को एक्सटेंड करके इन लोगों ने थोड़ी सी अपनी कहानी जोड़ी है और मूवी काफी अच्छी है, मस्ट वॉच। अब बात करते हैं कि मैं वेट क्या चेस कर रहा हूँ इस विंटर बल्क में। सो बेसिकली मैं कोई वेट स्पेसिफिक कैटेगरी चेज नहीं कर रहा हूँ। आई एम डूइंग अ कंप्लीट बॉडी रिकम्पोजिशन, जहाँ वेट में उतना बदलाव नहीं आता है, क्योंकि लास्ट टाइम जब बैक इन 2018 मैंने ये चीज़ करी थी तो मेरा वेट 72 के अराउंड था। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। और वो 72 किलो चालू हुआ था 70 किलो से, जिसमें मैंने 8 से 9 महीने ले लिए थे 2 केजी वेट इंक्रीज करने में, जहाँ पे मेरा फैट भी थोड़ा सा बढ़ा था। इस बार भी वैसा ही कुछ हो रहा है। अब ये है 2024, तो 2018 से लेके 2024 तक मेरा कई बार ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जिस वजह से ग्रेजुअली मेरा वेट इंक्रीज़ हुआ है। 72 से मैं अभी 80 केजी पे हूँ। 79-80 केजी के बीच में वेट मेरा वेरी करता रहता है। तो अगर इसको कंक्लूड करूँ तो वज़न में कोई इतना अंतर नहीं आएगा, बट स्ट्रेंथ वाइज और मसल वाइज काफ़ी अंतर आएंगे। इट मीन्स मतलब मैं 80 किलो के वेट पे ही 80 किलो में पहले जैसे दिखता था, इस बार उसी 80 किलो के साथ मैं ज़्यादा मस्कुलर दिखूँगा। देखो कितनी शांति है, पीछे भी देखो, देखो सब एक साथ उड़ेंगे। और ये मुझे ऐसी गाली देते होंगे कि ये साला रोज आ जाता है, हम लोग यहाँ खा रहे होते हैं और हमको उड़वा देता है, संडे को भी रेस्ट नहीं ले रहा है। एक भाई कह रहा है कि अपनी जिम प्लेलिस्ट शेयर करो। पहली चीज़ तो मेरी इंग्लिश उतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं है कि एमिनम जो बोलता है वो मैं सुनूं, पर मैं एमिनम को ही सुनता हूँ, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट बीट मुझे ब्लम 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 बजता है ना, वो मुझे काफ़ी सही लगता है। उसके अलावा मैं सुनता हूँ, एक भाई ने रिकमेंड किया था फंक वाले आ जाओ कमेंट में, बताओ, अपना हाथ उठाओ, कौन कौन सुनता है। उसको एक बार लगा दो और निश्चिंत होकर वर्कआउट करो। बार बार कुटर कुटर बदलने की झंझट से आप दूर हो जाते हो। फिर वो कंटिन्यूसली बजता रहता है और सारे ऐसे लगते हैं कि जिम बेस्ड BGM है। ये भाई को बांध रखा है, ये मुझे रोज़ दिखता है। और ये बगल में एक छोटा सा घर है, उन भैया का कुत्ता है। मैंने कहा यार इसको अंदर रखा करो, बाहर बेचारा ठंडी में खड़ा रहता है रात भर। तो बोले भैया उसके फर, उसके बाल बहुत बड़े हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं आती है। उसको हमने बांधा था और उसने वो फाड़ दिया अपने दांत से, उसको ज़्यादा गर्मी लगती है। मैंने कहा तो ये सज़ा दे रहे हो, ज़्यादा गर्मी है तेरे में, रात भर बाहर खड़ा रहे। हेलो, ये कुत्ते से मेरे को डर लगता था, लेकिन मेरी शादी से दोस्ती हो चुकी है। देख रहे हो उसको, जाड़िया, उसका दोस्त भी वैसा ही है। एक भाई कह रहा है कि आप डेफिसिट फॉलो नहीं करते हो तब भी आपकी बॉडी लीन कैसे दिख रही है। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच भाई। सबसे पहली चीज़, मैं लीन नहीं हूँ उतना जितना आप देख रहे हो वीडियो में। वो पम्प्ड बॉडी रहती है, जिस वजह से थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा, बट स्टिल पम्प्ड दिखने के लिए भी मसल्स का होना ज़रूरी है, जो कि मैं बिल्ड कर रहा हूँ बाय ईटिंग क्लीन। मैं गिनती की 5-6 चीज़ें खाता हूँ दिन भर में, उसके बाहर मेरा न्यूट्रिशन स्ट्रक्चर नहीं जाता है। दैट्स वाई एंड दैट्स हाउ मैं लीन दिखता हूँ और थ्रू आउट द ईयर अपने एब्स को मेंटेन कर पाता हूँ। उसके अलावा मैं, अगर आप पूछोगे कि आप उल्टा सीधा खाते हो, हफ्ते में एक आध बार चीट करते हो, तो हाँ, मैं हफ्ते में सिर्फ एक चीट मील लेता हूँ, जो कि संडे को होती है, और कभी कभी वो भी नहीं हो पाती है क्योंकि मुझे समय ही नहीं मिल पाता है बाहर जाके कुछ खाने का, बिकॉज मेरा एक कोचिंग बिजनेस भी है। दैट्स वाई उसमें मेरा समय निकल जाता है। क्लाइंट से कॉल पे बात करने में मेरा संडे पूरा निकल जाता है। तो इन शॉर्ट महीने भर में 2 या फिर 3 चीट मील होती है,
उससे ज़्यादा नहीं। वो भी मैं गिनती की कैलोरीज की, हाँ ये छोटा सा बर्गर है इसको खा लो, पूरा काउंट करके खाता हूँ। दैट्स हाउ मैं पूरे साल भर ये अराउंड एप्स को अपने मेंटेन कर पाता हूँ। अब वो जो गिनती की 5-6 चीज़ें हैं उसमें भी बहुत हद तक मुझे राजमा हटाना पड़ा है, मुझे छोले हटाने पड़े हैं, मुझे चने छोले एक ही होता है, दालें बहुत सारी मुझे एलिमिनेट करनी पड़ी है। बिकॉज़ इसलिए नहीं कि मैं एक बॉडी बिल्डर हूँ इसलिए मैं क्लीन खाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे साथ एक प्रॉब्लम है IBS, इसके बारे में मैं आपसे पहले भी बात कर चुका हूँ, जहाँ पे मैं कोई भी एक चीज़ अगर ज़्यादा खाता हूँ तो वो मेरे गट को ट्रिगर कर देता है। मेरा गट इतना सेंसिटिव है कि अगर मैं कोई भी ऐसी चीज़ ज़्यादा खा लेता हूँ जिसमें ग्लूटेन बहुत ज़्यादा है, लैक्टोज बहुत ज़्यादा है, एंटी न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा है, तो मुझे कॉन्स्टिपेशन, स्टमक एक खूब भयंकर और या फिर डायरिया हो सकता है। और इसी समस्या को कहते हैं IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिस वजह से मुझे एक स्ट्रिक्ट लो फॉडमैप डाइट फॉलो करना पड़ेगा पूरी ज़िंदगी भर के लिए। एंड आई एम एन्जॉइंग इट। मैं एक रिस्ट्रिक्टेड डाइट फॉलो कर सकता हूँ पूरी ज़िंदगी भर के लिए। मुझसे अगर पूरी ज़िंदगी भर के लिए चीट मील्स जो टंग प्लीजिंग है छीन भी ली जाए तो भी मैं सर्वाइव कर जाऊँगा। मुझे कोई समस्या नहीं आ रही है इस डाइट को फॉलो करने में, क्योंकि इट्स माई बॉडी, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी अपनी हेल्थ की। अगर मैं इमोशंस को फॉलो करके जैसे दूसरे लोग खा रहे हैं खाने लग जाऊंगा तो ना ही मैं बॉडी बिल्डिंग कर पाऊंगा और ना ही मैं एक हेल्दी माइंड और एक हेल्दी गट के साथ जी पाऊंगा। मुझे पता है कि मैं एक रिस्ट्रिक्टेड डाइट पे हूँ और मुझे ये भी रियलिटी इस फैक्ट को भी मैं एक्सेप्ट कर चुका हूँ कि ये मुझे ज़िंदगी भर फॉलो करना पड़ेगा। अब उन 5-6 चीज़ों में है कार्ब सोर्स जो मेरा है मेन, उसकी बात करूँगा, जिसमें दाल लेता हूँ मैं, वाइट राइस और फ्रूट, हनी भी कभी कभी, ये मेरा मेन कार्ब सोर्स है। और फैट सोर्स है मेरा एग योक, देसी घी, दैट्स इट। उसके बाद प्रोटीन सोर्स है मेरा एग वाइट, वे प्रोटीन आइसोलेट, नॉट कंसंट्रेट। कंसंट्रेट मुझे बहुत समस्या दे देता है। वे प्रोटीन आइसोलेट एंड और थोड़ा बहुत जो मुझे दाल के साथ मिल जाता है, राजमा और छोले। लेकिन इन सब की क्वांटिटी फिक्स्ड है। मैं एक बार में 30 ग्राम से ज़्यादा लेंटिल्स नहीं खा सकता हूँ, राजमा भी मान लो 30 ग्राम से ज़्यादा नहीं खा सकता हूँ। मैं एक बार में 90 ग्राम के आसपास योगर्ट या 100 ग्राम के आसपास योगर्ट, इससे ज़्यादा नहीं खा सकता हूँ। मैं एक बार में 150 ml मिल्क से ज़्यादा नहीं पी सकता हूँ, अदरवाइज़ मुझे बर्प्स चालू हो जाते हैं और मुझे फिर प्रॉब्लम होती है, स्टमक पेन होता है। ये प्रॉब्लम आई कैसे, इसके बारे में मैं बात कर चुका हूँ। बैक इन 2015-16 मैंने खूब सारा अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करने के लिए उल्टा सीधा खाया, बाहर की चीज़ें खाई, जिस वजह से गट इन्फ्लेमेशन हुआ और इग्नोरेंस में ये चीज़ बड़ी होती गई और मुझे समस्या हो गई। इस वजह से अब मुझे इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करनी पड़ रही हैं चीज़ें। उसके अलावा नो चिकन, नो फिश, नो मटन, नथिंग, क्योंकि ये सारी चीज़ें वो चीज़ें हैं जो नहीं हो पाता है मुझसे। उसके एथिकल रीज़न भी कह सकते हो आप। दूसरी चीज़ ये कि उसका IBS भी एक बड़ा रीज़न है कि मैं अगर इसको कंज्यूम करता हूँ तो मुझे पेट में प्रॉब्लम हो जाती है। छोड़ने की मैंने पहले सोचा था कि अंडे भी छोड़ दूँ, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया। ये 2022 में मैंने जितने भी नॉन वेजिटेरियन आइटम है दारू के साथ ही पूरी तरीके से 2022 के ख़त्म होते होते छोड़ दिए थे। एग्स मैं इसलिए कंज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरे बॉडी बिल्डिंग को सपोर्ट करना है, क्योंकि प्रोटीन इंटेक पूरा कर पाना इज़ लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन फूड सोर्स खा के। और उस केस में अगर खा के करूं भी तो ये जो समस्या है इसके साथ मैं नहीं कर सकता, क्योंकि फिर उस केस में आपको प्रोटीन पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा दालें, बहुत ज़्यादा राजमा और ये सब चीज़ें खानी पड़ेगी और फिर आप 5 से 6 स्कूप वे प्रोटीन तो नहीं खा सकते हो। ये भी मैंने बीच में करके देख लिया, 5 से 6 स्कूप वे प्रोटीन खाने लगा तो फिर से मेरा IBS ट्रिगर हो गया। तो फिर डॉक्टर ने बोला इसको भी कम करो, मल्टीपल सोर्स से प्रोटीन लेने की कोशिश। अब यहाँ पे मैं धर्म संकट में आ गया कि भाई मल्टीपल सोर्स तो है ही नहीं ना, गिनती के सोर्स थे वो हटा दिए मैंने और अब मेरे पास बचा क्या है। इस वजह से मुझे एग्स को रीइंट्रोड्यूस करना पड़ा और उसके बाद वे प्रोटीन के कॉम्बिनेशन से अभी मेरा प्रोटीन इंटेक दिन भर का पूरा हो पा रहा है। और एग वाइट एक ऐसी चीज है, एग्स, जो आपको कभी भी किसी भी तरीके की समस्या नहीं देते हैं, लेकिन उसमें भी मेरे साथ रिस्ट्रिक्शन है। अब आप सोचो, एग्स तो लो फॉडमैप में आते हैं, लेकिन उसको भी अगर मैं लाइक 5 अंडे या 6 अंडे से ज्यादा खा लेता हूँ मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये एक सिवियर IBS की प्रॉब्लम वाले को ये समस्या
झेलनी ही पड़ती है। आप लोगों में से अगर किसी को होगा तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब बात करते हैं फलों। क्या फलों में भी रिस्ट्रिक्शंस हैं? फ्रूट्स में भी लो फॉडमैप हाई फॉडमैप होते हैं? बिल्कुल होते हैं। जैसे आम हाई फॉडमैप फूड है, ठीक है, तो आम भी अगर मान लो मैंने एक स्लाइस खाया, अब आम तो ऐसा फ्रूट है भाई बहुत टेस्टी लगता है, अब एक स्लाइस में कोई रुकता है क्या? लेकिन मुझे रुकना पड़ता है। मैं एक स्लाइस से ज़्यादा आम खा लूँगा तो मुझे समस्या हो जाएगी। लो फॉडमैप में आता है, जैसे बनाना हो गया, वो लो फॉडमैप हो जाता है। उसके अलावा आप, लेकिन ये पपीता और केला, इन दोनों की क्वांटिटी फिक्स है। इससे ज़्यादा खाओगे तो फिर वो भी हाई फॉडमैप में शिफ्ट हो जाएगा। एंड द सेम गोज़ फॉर मैंगो एज वेल। इसीलिए मैं एक स्लाइस खा पाता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं खा पाता हूँ। तो ये फॉडमैप वाले इंसान के IBS वाले इंसान के साथ ये चीज़ें जुड़ी हैं कि आपको एक फ़िक्स क्वांटिटी में खाना पड़ेगा। आप कभी भी खुल के एक चीज़ को अच्छे से एंजॉय नहीं कर सकते। एंड आई एम ओके विद दैट। और मैं इस चीज़ के साथ कम्प्लीटली फ़ाइन कैसे हूँ, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में यही आपको चाहिए। आपको काफ़ी रिस्ट्रिक्शन में चीज़ें खानी पड़ती है, नाप तोल के चीज़ें खानी पड़ती हैं। इसलिए मैं इस डाइट को अच्छे से मैनेज कर पा रहा हूँ। एक रिस्ट्रिक्टेड डाइट तो है, नाप तोल के तो मुझे वैसे भी खाना है। और इवेंचुअली बॉडी बिल्डिंग की डिमांड भी यही है कि आप ओवर ईट नहीं कर सकते हो। दूसरी चीज़, आपको क्लीन चीज़ें खानी है। तो मेरी बीमारी और मेरा बॉडी बिल्डिंग, ये दोनों ही आपस में घुल मिल रहे हैं। अब एक सवाल आता है कि क्या कोई सा ऐसा फूड आइटम नहीं है जिसको आप खूब सारा खा सकते हो? तो इसका जवाब है वो है वाइट। अब वाइट राइस ही मेरा सिर्फ और सिर्फ एकमात्र कार्ब सोर्स है, या फिर ग्लूटेन फ्री आटे से बनी रोटी जैसे ज्वार बाजरा। लेकिन फिर उसमें भी थोड़ी बहुत एंटी न्यूट्रिएंट प्रोफाइल आ जाती है और उसको भी एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही मैं कंज्यूम कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। तो ज्वार बाजरा भी मैं थोड़ा सा दूर ही रखता हूँ। पर मैं आई एंजॉय माई वाइट राइस, मुझे बहुत मज़ा आता है। तरह तरह के मैं जैस्मिन राइस खाता हूँ कभी कभी, फिर मैं पूरी तरीके से बासमती राइस पे शिफ्ट हो जाता हूँ। तो इस तरीके से मैं करता हूँ। अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो प्रॉब्लम है और ये जो लो फॉडमैप डाइट है, इसके रिगार्डिंग जितने सवाल आप पूछ सकते हैं उसका आंसर मैंने कर दिया है। पर अगर कोई और सवाल आता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो हमारे ये 12,000 स्टेप्स लगभग हो गए हैं। बाकी के स्टेप्स जो हैं वो मेरे दिन भर में जो इधर उधर चलूंगा, आज जो भी काम करूंगा उसमें पूरे हो जाएंगे। और जो उसके अलावा बच जाएंगे वो रात में हम जब डिनर करने के बाद चलेंगे फिरेंगे तो उस समय कवर हो जाया करेंगे। आने वाले दिनों में भी यही चीज होगी। सो अभी ब्रेकफास्ट हो गया है एंड मैंने उसमें 3 होल एग्स, 70 ग्राम चावल, वैसे तो मैं 50 खाता हूँ, आज थोड़ा सा ज्यादा खाया है क्योंकि आज मेरा लेग डे है। एंड एक कटोरा भर के पपीता मैंने खाया है, थोड़ा सा कार्ब ज्यादा खाया है। लेग डे में आज पूरा का पूरा हम निकालेंगे एंड आज ज़्यादा पुश करना है। तो चलो फ्लॉसिंग करते हैं और उसके बाद चलते हैं हम जिम अपने लेग वर्कआउट को करने। फ्लॉसिंग में मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये फ्लॉसिंग है, ये बेसिकली ये देख रहे हो, ये रबर है और ये मैंने लिया था रोक का। ये बहुत ही हाई क्वालिटी रबर है जो कि सालों साल चलने वाली है। तो यहाँ पे मैंने इस पट्टे को, ये पेयर में आता है, एक और है मेरे पास, ठीक है। इस पट्टे को मैंने आधा बांधा है नी के ऊपर और आधा बांधा है नी के नीचे, और ये नी यहाँ पे खुली है। अब इसमें मैं, जैसे हम लेग एक्सटेंशन परफॉर्म करते हैं ना, सेम लाइक दैट। यहाँ पे पॉज दिया, नीचे किया, पॉज दिया, वापस से नीचे लाए। इससे क्या होगा, आपके नी के आसपास ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। आपके नी के जो छोटे छोटे टिश्यूज हैं वहां पे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा और इवेंचुअली आपका एक अच्छा सा वार्म अप हो जाता है। और ये नी हेल्थ के लिए लॉन्ग रन में काफी अच्छी चीज है। इसी को कहते हैं बैंड फ्लॉसिंग, ठीक है। तो ये पैर हल्का सा मोड़ के, जब आप इसको बांधो तो पैर थोड़ा सा आप मोड़ के रखो और आधा नी के नीचे और आधा नी के ऊपर बांधो। जितने भी पावर लिफ्टर हैं और जितने भी बॉडी बिल्डर हैं अक्सर इस टेक्निक को अपनाते हैं। प्रोफेशनल लेवल पे जो है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए या फिर नी के रिहैब के लिए। कोई इंजरी है या फिर नी पेन है जैसे मुझे था इतने दिन से, उसकी रिकवरी के लिए। और उसके बाद ये जो चीज है ये सोने पे सुहागा हो जाती है। ये है SBD के नी स्लीव्स। अब यू आर पूरी तरीके से ये चीज पूरी तरीके से आपको सिक्योर कर देती है। अब आपके नीज रेडी हैं एक्सरसाइज के लिए। लेट्स गो। क्या है, क्या बोलते हैं मम्मी इसको, क्या बोलते हैं? ट्राइपॉड। ट्राइपॉड, ऑड, ट्राइपॉड। ऑड। मार मार के बचपन में सिखाया करती थी ना, जब कोई स्पेलिंग गलत है तो एक चांटा मारती थी। सही से बोल के दिखाओ। जाता हूँ, नहीं फिर से मार देगी। पढ़ाने के बाद इतना ही लेना मेरा। ये जो जॉगर्स है ना,
इन जॉगर की सबसे खास बात ये है कि ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल का जो फैब्रिक है वो किसी तरीके की मुझे इचिंग नहीं देता है। नाइकी और एडिडास का जो मैं पहनता था उससे मुझे खुजली होने लग जाती थी पैरों। एंड यू सी द लेंस, इट इज 1.2 जी मास्टर लेंस। जी मास्टर लेंसेज एकदम टॉप नॉच क्वालिटी के लेंसेज होते हैं। अगर आप वीडियो प्रोडक्शन में हो ये लेंस की वैल्यू आप अच्छे से समझ सकते हो। फिर थैंक यू। अब भी गिर जाती ब्रो। इसको उठा और चल, लेट हो रहे हैं। चल भाई, बंद हो जाएगा 2 बजे, वो बैंड बजा देंगे। अबे मेरे साइड का कौन खोलेगा? अबे लॉक कर दी वापस। वियना क्रीमिलाते फर्शीवम। जूते पहन लिए हैं जो कि अभी थोड़ी देर बाद उतारने ही पड़ेंगे क्योंकि लेग प्रेस लेना है। ये सपोज करो फ्लोर है, ठीक है, या लेग प्रेस का वो पैड है जिसपे आप पैर रखते हो और ये आपका पैर है। जब आप नंगे पैर करते हो ना तो ग्रिप अच्छी रहती है। जब आप कोई सा भी ऐसा जूता पहनते हो जिसमें जरा सा भी कुशन है, अब ये डंक है, वैसे तो ये फ्लैट सोल है बट स्टिल इसमें थोड़ा सा कुशन है, वो आपकी स्टेबिलिटी बिगाड़ देता है, वो थोड़ा सा उसको अनस्टेबल कर देता है। आप कभी भी देखना, आप नंगे पैर जब स्क्वाट करते हो उसको कंपेयर करोगे जूतों के साथ स्क्वाट करने से, अगर कंपेयर करोगे तो आप नंगे पैर ज्यादा स्टेबिलिटी फील करोगे। या फिर आप प्रॉपर लिफ्टिंग ट्रेनिंग शू जो आता है, हल्का सा जिनका ये पार्ट मोटा रहता है, एलिवेटेड रहता है, वो शूज आप ऑप्ट कर सकते हो, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और रनिंग शू पहन के अगर स्क्वाट या फिर कोई भी ऐसी एक्सरसाइज आप परफॉर्म कर रहे हो तो वो बिग नो है, वहां पे रेड क्रॉस है। क्योंकि ये जूते आपको, क्योंकि स्टेबिलिटी कम मिलती है, ये जूते आपको ना घुटने में प्रॉब्लम दे देंगे क्योंकि आपके जो लिगामेंट्स और टेंडेंस है ना वो बहुत सफर करते हैं एक रेप को एग्जीक्यूट करने में, और ओवर द पीरियड उनकी जो शेल्फ लाइफ है वो खराब होगी। अगर मैं मान लो इस पे 250 किलो है लोडेड और मैं ऐसे कर रहा हूं तो जब ऊपर जा रहा है मेरा पैर तो ये मोबिलिटी कम होने की वजह से प्रेशर आ रहा है, ये ओवर एक्सटेंशन या हाइपर एक्सटेंशन में चला जा रहा है, और इधर को ये वेट होने की वजह से, फोर्स होने की वजह से पलट सकता है, पीछे को टूट सकता है। ऐसे वो इंजरीज होती हैं। भाई गर्मी आ रही है, पता है, पसीना आ रहा है, अभी से ऐसा गरम गरम सा लग रहा है। लग ही नहीं रहा कि अभी जनवरी अभी चल ही रहा है। फालतू में हुडीज ले ली, अगले साल नहीं लेंगे अब। अभी ये मेरा फाइनल सेट हो सकता है, पर क्योंकि लास्ट टाइम इसी वेट से मुझे याद है हमने आराम से 6-7 रेप ले लिए थे, तो ये मेरा फाइनल सेट नहीं होगा मुझे जहाँ तक लगता है। अगर मैं वापस से पुश कर देता हूँ उतना ही वेट, पर कभी कभी ये होता है कि आप जितना मैक्स वेट पुश कर चुके होते हो नेक्स्ट सेशन में जब वही सेम डे आता है तो शायद उतना ना कर पाओ या उससे ज़्यादा कर लो। आज मेरा वो वाला फेज़ है, शायद उतना ना कर पाने वाला। अब देखो कितना आता है इसमें। 6 रेप तो मिनिमम आने चाहिए। इंक्रीज करेंगे और चल बेटा चल। 6 से 7 समझा। मैं यहाँ सपोर्ट के लिए हूँ, ऐसे कर दूंगा। जूते उतार दे मेरी मान तो ग्रिप अच्छी आएगी। अबे मर जाएगा साले, चल। पैर नहीं पहुंचते भाई। ब्रेक नहीं होती भी। अबे यार चल। ये बात 1 2 आएगी 3 फोकस 4 5 लास्ट। ब्रेक नहीं करना, चल एक और आएगी, चल 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 आएगी, चल चल एक और आएगी चल 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 एक और आएगी, मारूंगा साले, चल चल पोज। ये बात भाई यार ताकतवर है यार, तू कम मत आका कर खुद को, समझा।
6 के बाद 2 और मार दी, 7 8 हो गई भाई। 8 तो मैंने नहीं मारी पिछले सेट में। जब तूने 8 मार ही दी है तो मैं भी 5 बढ़ा के लूंगा। है 5 है, 5 ही तो। अरे भाई इतनी ताकत बढ़ गई, 5-10 का अंतर ही नहीं पता चल रहा। 5 लेके आया। तेरे को मोटिवेट करते नहीं आता ना? करता नहीं। हाँ तो बात वही हुई ना, अनएक्सप्लोर्ड स्किल है, मतलब तेरे को नहीं आता है। आता है तो करियो, पैर तो रख। ले करियो मोटिवेट। इसको मोटिवेट करते नहीं आता भाई। कल 50 का डंबल उठा रहा था, हाँ तो मैं ही कर रहा था मोटिवेट। अब तूने ये वो लगा रखा। तू क्या बोलता बता, चल चल चल। कहाँ से आएगी? कोई मतलब है? ये बोलता है चल 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 चल। अबे गाय ढोर भगा रहा है क्या? जोर से बोला कर, ऐसा मान कि मैं राक्षस हूँ, राक्षस भगा रहा है तू। भाई मैं बातें इसलिए कर रहा हूँ, मेरी फट रही है। अरे कर लेगा भाई, चलो। ओहो 8 रैप चाहिए, 8 रैप। भाई ज्यादा नहीं बोलती है। ले आ जाएगी, कम ऑन। 6 2 more. An easy one. बहुत बढ़िया। 1 2 और 2 more. Easy 1 push. हाँ और बढ़ाएंगे अभी। ये 2.5 kg से अब हम इंक्रीमेंट करेंगे। आप अगर प्रोग्रेशन में ट्रेन कर रहे हो तो 2.5 का भी इंक्रीमेंट बहुत बड़ी बात, और ये बहुत ज़्यादा है। लोग आधा किलो से इंक्रीमेंट भी करते हैं, पर यहाँ पे फ्रैक्शन वेट नहीं है। लेकिन कोई बात, 4 रेप तो आ ही जाएगी। ये हमारा फाइनल सेट होगा और इसके बाद हमारा दूसरा मेन सेट होगा। तो 2 ही मेन सेट है, बाकी अभी तक का तो वार्म अप चल रहा था। सात आ गई पे। अक्षय का ये दूसरा मेन सेट है। अक्षय 10 रेप लेगा भाई। चल कोई सपोर्ट नहीं। 2 स्लो कर, 3 और स्लो, 4 5 6 10 खत्म होने पे ध्यान मत दे। 7 कितने क्वालिटी रेप्स ले रहा उस पर ध्यान दे। चल 8 चल 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 2 और आएगी। चल 1 बहुत बढ़िया। Not done. Now I'm done. अब जो मैं सेट लूंगा, एक सेट और काफ रेजेस का, उसमें 5 किलो इंक्रीज करूंगा, क्योंकि नंबर ऑफ रेप सब कम हो रही है। इसको हायर रेप में ट्रेन करना चाहिए, ये वैसा मसल है। और उसके बाद दूसरा मेन सेट, मतलब इसके जस्ट बाद जो है वो मेरा पहला मेन सेट रहेगा, उसके बाद दूसरा। आज पता है मैंने लेग प्रेस पे अपने क्वाड्स को इतना ज़्यादा, आज की हाइलाइट्स में अभी से बता दे रहा हूँ, मैंने इतने ज़्यादा अच्छे से ट्रेन किया कि सारे मसल फाइबर अच्छे से ट्रेन हो गए, अच्छे से इंगेज हो गए और स्टिमुलस इतना ज़्यादा है, मसल फेलियर इतना ज़्यादा है कि आज शायद बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट ना हो या फिर थोड़ा लाइट वेट से हो। बट लेट्स सी, अभी तो काफ रेजिस कर रहे हैं, इसके बाद हमारा 45 डिग्री हिप एक्सटेंशन है। आफ्टर दैट हम सोचेंगे कि बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट लें या नहीं, क्योंकि ये बहुत पनौती एक्सरसाइज है और मुझे बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे आपके ग्लूट्स और आपके क्वाड्स दोनों ही हिट हो रहे होते हैं। अभी किसी भाई ने सवाल पूछा था कि हैमस्ट्रिंग क्वेश्चन मार्क, तो हैमस्ट्रिंग में इसमें 45 डिग्री हिप एक्सटेंशन में भी एक सर्टेन डिग्री पे ट्रेन कर ले रहा हूँ, प्लस मैं ये जब कर रहा हूँ बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट, तो वहां पे भी मेरे हैमस्ट्रिंग का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। टफ 25 रेप।
आसान नहीं है भाई ये फिटनेस, बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग बना भी देती है और बनना भी पड़ता है, नहीं तो यूँ होगी इंजरी, यूँ बहुत ज़्यादा फोकस चाहिए, इसीलिए कहते हैं इसको तपस्या। तपस्या में कैसे फोकस एकदम इंसान फोकस्ड रहता है और एकदम मानसिक संतुलन को अचीव करता है, वैसे यहाँ शारीरिक संतुलन को अचीव किया जाता है, इसलिए ये भी एक तपस्या है, पता है। मोमेंटम बिगड़ गया पूरा, टकराया तो। ये बहुत बेकार चीज़ है जिसमें टकरा जाता है डम। अभी भयंकर झटका सा आ गया यार कमर में। आज संडे, आज तू वो गिम्बल सीख ले यार, फिर गिम्बल से ब्लॉगिंग करेंगे, मजा आ जाएगा है। उसको सीख ले कैसे लैंडस्केप पे सेट करते हैं। अब मैं डायरेक्टली 50 kg से ले रहा हूँ, इसके बाद मेरा दूसरा मेन सेट रहेगा जो कि 45 से लूंगा एंड देन वी आर डन। Easy reps, not so easy. लाइट वेट से ही करेंगे और करेंगे क्योंकि ज़रूरी एक्सरसाइज। अभी वेट रिड्यूस कर दिया है, 25 से लिया था, वो पहला मेन सेट है, ये दूसरा 20 से और 17.5। थोड़ा सा रिवर्स चल रहे हैं, अब इसमें रेप्स ज़्यादा लेंगे। बस मैंने यहाँ पे थोड़ी सी इंटेंसिटी कम करी है क्योंकि हमने आज पूरी जान लगा दी लेग प्रेस में। बीस नेक्स्ट टाइम से मैं सोच रहा हूँ आइसोटोनिक लेके आऊँ साथ में, जहाँ पे 60-70 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट आपको मिलता है एक सैशे में, और वो कंटिन्यूसली आपको एनर्जी देता रहता है। लोअर बॉडी ज़्यादा वर्क मांगती है, ज़्यादा इनपुट मांगती है, तो वो थोड़ा सा मुझे समय समय पे एनर्जी देता रहेगा। और ये हर लोअर बॉडी सेशन में नहीं, मैं इस चीज़ को अगर प्रमोट कर रहा हूँ तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप एकदम माइंडफुली उसका यूज़ करें। जब आपको ज़रूरत है, जब आपको ऐसा लग रहा है कि यार आज आई एम नॉट फीलिंग लाइक गिविंग माई 100%, तो उस केस में यू कैन ऐड। रोज़ लोगे तो फिर डिपेंडेंसी। हाँ, हाँ, मैंने ये चीज़ नोटिस करी, आप अगर अच्छे से खा के आते हो ना तो आपका एनर्जी आउटपुट बढ़ जाता है। इतने सही तरीके से लेग प्रेस मारी है इतने हेवी लोड के साथ, बट स्टिल मैं ये मैनेज कर ले रहा हूँ, मैं इजीली कर पा रहा हूँ। बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट भी, क्या बोला मैंने, बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट भी। आज बहुत ज़्यादा कोर एंगेजमेंट ऑलरेडी वैसे ही हो गया लेग प्रेस में भी, और खासकर बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट में। तो ये बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट टंग ट्विस्टर जैसा लगता है, क्योंकि क्वाड्स आज गिव अप कर रहे थे बीच बीच में, बट स्टिल मैंने सही से ब्रेस किया, टाइटली डंबल को होल्ड किया, 3 के 3 पूरे के पूरे सेट कंप्लीट किए बल्गेरियन के। यही वो समय है जब आपको खुद को पुश करना है, कोई नहीं आएगा आपको बताने के अरे पुश, कीप इट अप, मोर, 1 मोर रेप। ये खुद से अंदर से आपको बोलना पड़ेगा खुद को कि गो 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 गो, पुश पुश पुश।
टाइम इज अप, आवर वर्कआउट इज डन। जिम भी बंद होने का समय हो गया। आज जो सबसे सही तरीके से अगर मैं बोलूँ नंबर 1 2 3 ऐसे लिस्ट बनाऊँ, नंबर 1 पे क्वाड्स हैं। बहुत अच्छे तरीके से आज वो सो रहे हैं, बहुत अच्छा उनको स्टिमुलस मिला है। बिकॉज एक्सरसाइज सिलेक्शन हमारा स्टेबिलिटी प्रोवाइड्स मोर मैकेनिकल टेंशन, और वही हुआ है लेग प्रेस में। ये सेम चीज पावर स्क्वाट में भी और पेंडुलम स्क्वाट में भी होती है। वो भी मशीन ही है बट लेग प्रेस ज्यादा स्टेबल है। अब उसको आप शॉर्टन, लेंथन और मिडल रेंज जिसमें ट्रेन कर रहे हो, ये डिपेंड करता है आप कितनी, आपकी रेंज ऑफ मोशन क्या है उस सेट के एग्जीक्यूशन में। पूरा नीचे लेके आ रहे हो अगर और पूरा ऊपर ले जा रहे हो तो आपका जो क्वाड है वो लेंथ एंड शॉर्टन दोनों में ट्रेन हो रहा है। पर इतनी रेंज ऑफ मोशन बहुत मतलब लोगों की नहीं होती है, और लोअर बैक उनकी बहुत ज्यादा मुड़ने लगती है। हल्की फुल्की इज ओके, बहुत ज्यादा मुड़ रही है तो वो हार्मफुल है। तो अपनी एंड रेंज लाइट वेट के साथ एक्सप्लोर करो इसमें लेग प्रेस में, और धीरे धीरे अपने मसल्स को स्ट्रेंथन करो। ओवर द पीरियड वो रेंज भी आपकी बढ़ जाएगी। यही हमको चाहिए कि एकदम सेफली हम अपने क्वाड्स की स्ट्रेंथनिंग करें, किसी भी मसल की स्ट्रेंथनिंग करें, अपनी रेंज ऑफ मोशन बढ़ाएं ओवर द पीरियड, एंड दैट्स इट। तो आप यहाँ पे दोनों ही चीज़ों को अटेन कर लोगे, हाइपरट्रॉफी एंड मोबिलिटी। तो बस आज का ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे कल। बाय बाय, ध्यान रखो। क्वाड्स, मैं आपको एक फोटो दिखाऊंगा अभी, आप उस फोटो को देख के समझोगे कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ, मैंने कितना ज्यादा अपने क्वाड्स पे मेहनत करी है, कितना ज्यादा मैं ट्रांसफॉर्म हूँ। एक फोटो में, रुको दूसरे फोन में मैं दिखाता हूँ। आप ये फोटो देख रहे हो, ये फोटो में जो मेरे पैर है ना, ये और आर्म्स देखो, मेरे आर्म्स और मेरे फोरआर्म देखो और पैर देखो, ये दोनों बराबर लग रहे हैं। और ये सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि मैंने पूरी तरीके से इग्नोर किया है अपने लोअर बॉडी की ट्रेनिंग को। ठीक है, मैं नहीं ट्रेन करता था, मुझे बहुत जान आती थी कि अरे नहीं करते हैं, छोड़ो। लेकिन जब आप पूरा ध्यान देने लगते हो एक्सरसाइज पे, अच्छे तरीके से अपना न्यूट्रिशन रखते हो, तो चीजें बदलती हैं। कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क से चीजें बदलती हैं। सही न्यूट्रिशन से, समय पे सोने से चीजें बदलती हैं। मेंटली खुश रहने से, पहली चीज, जितना खुश रहोगे उतना ज्यादा अच्छे तरीके से आप काम कर पाओगे, से चीजें बदलती हैं। चलो अब मैं अपना पोस्ट वर्कआउट मील लूं, वही सेम लो फॉडमैप डाइट, अंडे, व्हाइट राइस और दाल। आपको मैं इसके अलावा कुछ खाता दिखूंगा ही नहीं। भले ही आपको ये थोड़ी सी मेरी डाइट बोरिंग लगे, मुझे बहुत टेस्टी लगती है। इसके अलावा आपको मैं कुछ भी खाता हुआ नहीं दिखूंगा, क्योंकि वो मैं खा नहीं सकता हूँ, वो रिस्ट्रिक्टेड है, मेरी लाइफस्टाइल से वो रिस्ट्रिक्टेड है, रुका हुआ है। मैं उसको खाऊंगा तो मैं पछताऊंगा, मुझे स्टमक एक होगा और मेरा IBS वापस से ट्रिगर होगा। लोग मेरे से बोलते हैं अपना फुल डे ऑफ ईटिंग बताओ, मैं क्या बताऊं फुल डे ऑफ ईटिंग में। वो 5 चीजें ही मैं बहुत फ्रिक्वेंटली अगेन एंड अगेन एवरी डैम डे, वही 5 चीजें 6 चीजें जो सुबह गिनवाई है वही खाता हूँ। दिखाने को मैं दिखा दूं, लेकिन आप लोग बोर हो जाओगे। आप बोलोगे कि यही खाता है, बस यही 5-6 चीजें खाता है, इसके अलावा कोई खाना नहीं है तेरे जीवन में। मेरी भी इच्छा होती है, मेरी इच्छा होती है खूब सारी रोटी, बढ़िया घी डाल के मक्खन, दाल मखनी खाऊं। ठीक है, मेरी भी इच्छा होती है बढ़िया छोले भटूरे खाऊं। मेरी भी इच्छा होती है मस्त लस्सी पीऊं, गागर भर के, एकदम बड़ा सा ग्लास भर के। पर कर भी लेता हूं, मैं अपनी इच्छा की कभी सुनता हूं, अपने पेट को भूल जाता हूं। लेकिन वो मेरा पेट मुझे मेरी औकात दिखा देता है अगले दिन, और मुझे रश करना पड़ता है डॉक्टर के पास। सच में इस हद की मेरे को ये समस्या है मेरी बॉडी में। ये है मेरा चावल और दाल, और ये दाल 30 ग्राम रॉ मेजर्ड है, उसकी ये बनी हुई है, आधी कटोरी ही है ये। और है ये मूंग दाल बिना छिलके की। छिलके वाली मूंग दाल भी अगर मैं खाता हूँ, इट क्रिएट्स प्रॉब्लम। यहाँ पे ये 7 एग व्हाइट्स हैं, उसके ऊपर डलेगा टेस्ट एनहांसर A2 देसी घी, रोजियर फूड्स का है, आप इसको ले सकते हो, अच्छा है। 1 2 3 4 5, ये 5 चीज होगी, ये 5 चीज। इसके अलावा अगर मैं कुछ बदलता हूँ अपने न्यूट्रिशन स्ट्रक्चर में, तो वो भी लो फॉडमैप ही रहेगा, इसी के आसपास रहेगा। इसी को मैं, आपने एक चीज नोटिस करी होगी, प्री वर्कआउट मील में भी मैंने यही खाया था, बस वहां पे होल एग्स थे 3 और फ्रूट्स था और थोड़ी सी दाल थी। पोस्ट वर्कआउट में मैं सिर्फ और सिर्फ एग व्हाइट्स खा रहा हूँ, और इसकी जगह अगर मेरे पास अंडे नहीं रहते हैं तो फिर मैं वे प्रोटीन लेता हूँ, जो कि मेरी शाम का जो एक स्नैकिंग वाला पार्ट है उसमें मेरी हेल्प करता है। इसको भी मैं पपीता के साथ खाता हूँ पानी में, दैट्स इट, 1 स्कूप के अराउंड। मैंने ना शुरू में एग्स भी पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिए थे, और पूरा का पूरा मैं वे प्रोटीन से अपना प्रोटीन पूरा करने लग गया था। 5 से 5.5 स्कूप मैं दिन भर के खाता था, और उसने भी मुझे समस्या दे दी। वो अगर सही होता तो मैं एग्स को रीइंट्रोड्यूस नहीं करता अपने डाइट में। लेकिन वो 5 स्कूप वे प्रोटीन, पहली बात तो थोड़ा सा महंगा जा रहा था, खैर
अफोर्डेबिलिटी फैक्टर नहीं है, अब नहीं है, ठीक है। मैं खा ले रहा था लेकिन मेरा पेट उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा था और वो सिम्टम्स दे रहा था वापस से IBS के, इसलिए मुझे उसको भी कम करके 3 स्कूप करना पड़ा और बाकी मेरा प्रोटीन पूरा होता है एग वाइट से। तो मुझे आपको फिजिक अपडेट देना था, इसलिए आज मैंने इसको पोंछा है, साफ किया है। ये है अभी का बल्क के रिजल्ट और ये जो रिजल्ट हैं ये आए हैं अभी पिछले 2 महीने में, 2.5 महीने। बल्किंग ये जो मैंने YouTube की जर्नी है थोड़ा सा लेट चालू करी और आप ये देख रहे हो, ये बीच में एक लाइन दिख रही होगी आपको ये, और ये मछली वाला पार्ट अलग हो रहा है। ये फिलहाल जब से हमने बल्किंग चालू की है उस दौरान ये मसल की स्ट्रेंथनिंग हुई है और इसमें ज्यादा हाइपरट्रॉफी देखने को मिल रही है। तो इससे पता चलता है कि हम एक सही ट्रैक पे हैं, कि हम सही से चीजें फॉलो कर रहे हैं। और इससे ये भी पता चलता है कि आने वाले समय में अगर हम इसको सेम रूटीन को रखते हुए 2 साल जहां दे दिए, 2.5 साल जहां दे दिए, मजा आ जाएगा। आप लोग जो कर रहे हो आपको भी मैं कह रहा हूँ, मतलब जिन लोगों ने मुझसे मोटिवेट होके ये चीजें चालू करी है, मेरे साथ बस 2 साल तक करो। मैं नहीं हट रहा हूँ ना पीछे, आप लोग भी मत हटो पीछे, मेरे साथ बस मुझे कॉपी करते रहो और चलो। मैं रोज सुबह उठ रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, आप भी रोज सुबह उठो, मेहनत करो, जितना हो पा रहा है उतना खर्चा करो और देखो आज से 2 साल बाद आप खुद को भी थैंक यू बोलोगे और मुझे भी बोल देना हो पाए तो। नो फूड इज रेडी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये वही है, मैंने 6 एग वाइट्स लिए हैं और दाल ली है और अभी फ्रूट्स। मम्मी वो पपीता भी दे दो। पहले मुझे लगता था कि वो खाना है जो जेल में लोगों को दें तो वो भी ना खाएं, दाल और वही चीज, सेम चीज, रोज की रोज वही सेम चीज, ब्रेकफास्ट लंच डिनर सपर जो भी आप करते हो, जितनी भी मील, सब में ये सेम खाना। बट अब मुझे इसी में टेस्ट आता है, मुझे बाहर की बहुत ज़्यादा चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, मैं उल्टा सीधा बहुत कम खाता हूँ, बहुत कम फ्रिक्वेंटली खाता हूँ। और यही चीज़ एक तरीके से अगर मैं देखूँ तो IBS मेरे लिए ब्लेसिंग भी है, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव हो गया हूँ चीज़ों को लेके, मैं कोई एक चीज़ बहुत ज़्यादा खा नहीं सकता। और एक तरीके से अगर मैं थोड़ा सा दुखी होकर सोचूं तो कि यार नरक जीवन हो गया है, बस वही का वही खाना रहता है, इसके अलावा कुछ बाहर का खा नहीं सकते हैं, दूध नहीं पी सकते हैं, आइसक्रीम नहीं खा सकते क्योंकि वो ट्रिगर हो जाएगा, रोटी नहीं खा सकते हैं खूब सारी यार एक बार में। तो भगवान करे ये चीज़ आप में से किसी को ना हो। और अगर आप भी मेरे जैसी गलती कर रहे हो, प्रोटीन सोर्स सिर्फ और सिर्फ दबा के सोया चंक्स, दबा के दालें, दबा के राजमा खा रहे हो या फिर दबा के कोई भी एक फूड आइटम खा रहे हो, तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। उसकी शुद्धता भी मायने रखती है, जो कि आज के समय में बची नहीं है फूड आइटम में ज़्यादातर। तो बस इतना ही आज का मेरी तरफ से। मिलता हूँ आपसे कल एक नए दिन और नए मोटिवेशन के साथ, क्योंकि हम कर रहे हैं एक ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें चल रहा है अभी विंटर बल्क। चलो बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद देखने के लिए, ध्यान रखो, मिलते हैं कल।